आइए आज हम लोग साउथ इंडियन माउंटेन के विषय में देखते हैं और यह जानते हैं कि हमारे साउथ इंडिया में कौन कौन सी माउंटेन हैं और कौन कौन सी हमारी चोटियां हैं। इस विषय में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अपने दक्षिण भारत की पहाड़ियों और पर्वतों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारा भारत है, हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। और हमारे प्रायद्वीपीय भारत में हमारी कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं उसे यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर जो हमारी पर्वत चोटी है उस पर्वत चोटी को हम कहते हैं कलसुबाई। ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है। कलसुबाई हमारी महाराष्ट्र के पठारों में सबसे ऊंची चोटी है ये। और फिर इसको जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं 1436 मीटर ऊंची दिखाई पड़ती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर दिखाई पड़ते हैं हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां। और हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां आपके कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य में विस्तारित है। इन सारे राज्यों तक हमारी ये चोटियां विस्तारित है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम देखें हमारे कर्नाटक राज्य से लेकर के तमिलनाडु और केरल राज्य तक हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां विस्तारित हैं। ये हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। और हमारी इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो हमारी सबसे ऊंची चोटी हम सबको दिखाई पड़ती है उस चोटी का नाम है दोदा बेटा। ये नीलगिरी की हमारी सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है दोदा बेटा। और ये हमारा दोदा बेटा है और ये हमारी कहीं ना कहीं सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की जब हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई की जब हम बात करें तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये हमारी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और हमारा नीलगिरी पर्वत जो है वो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो हमारे कर्नाटक राज्य और फिर कहीं ना कहीं ये तमिलनाडु और फिर यहां पर हम देखें तो केरल राज्य तक विस्तारित है। केरल राज्य तक विस्तारित है। इन 3 राज्यों में ये हमारी चोटी फैली हुई है। इसका रंग नीला होने के कारण ही इसे हम नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। और यहां पर जो हमारी दूसरी चोटी है, दूसरी पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है, इसको हम कहते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है हमारी। तो यहां पर हमारी जो है ये अन्नामलाई कहीं ना कहीं विस्तारित है। अन्नामलाई विस्तारित है। अन्नामलाई का इस प्रकार से प्रसार है कुछ। अन्ना मीन्स होता है हाथी। अन्ना एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है हाथी। मलाई मीन्स होता है पहाड़ियां। हाथी की पहाड़ियां अर्थात हाथी की पहाड़ियों को हम अन्नामलाई की पहाड़ियां कहते हैं। और ये हमारी हाथी की पहाड़ियां यहां से लेकर आपके तमिलनाडु राज्य से केरल राज्य तक फैली हुई है। इन्हें हम हाथी की पहाड़ियां कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ियां जो हमारी हैं वो कहीं ना कहीं पसरी हुई हैं, फैली हुई हैं, विस्तारित हैं। और इसकी जब हम सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो यहां पर हम सबको दिखाई पड़ता है इसकी सबसे ऊंची चोटी जब हम बात करें तो हमारे अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की अन्नामलाई की अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करते हैं अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी यहां पर हम सबको अनाईमुदी दिखती है। अनाईमुदी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जब इस चोटी की ऊंचाई की बात करते हैं तो ध्यान में आता है 2695
मीटर ऊंची है ये। तो हमारे दक्षिण भारत की जब सबसे ऊंची चोटी की बात आए तो उस समय कहीं ना कहीं हमारी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी के रूप में हम सबके सामने आती है। यह सबसे ऊंची चोटी है हमारी। हमारे साउथ इंडिया की जब बात आती है, हमारे साउथ इंडिया में, हमारे दक्षिण भारत में हमारी अन्नाई मुदी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है ये हमारी अन्नाई मुदी। इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबको दिखाई पड़ता है हमारी अगली जो पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी को हम यहां पर देखते हैं। इस पर्वत श्रेणी को हम कहते हैं, कहीं ना कहीं जो इसका नाम होता है वो इलायची की पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ियां इसे हम कहते हैं। क्योंकि इन पहाड़ियों में इलायची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इस कारण से इसे हम इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये इलायची की पहाड़ियां हैं। फिर यहां पर हम देखते हैं तो हमारी जो पहाड़ी पाई जाती है, इस पहाड़ी को हम कहते हैं, ये जो हमारी पहाड़ी है इसे हम कहते हैं पालनी की पहाड़ी। और इसी पालनी की पहाड़ी पर हमारा ऊटी हिल स्टेशन है। कौन हिल स्टेशन? ऊटी हिल स्टेशन है। तो ये हमारा ऊटी हिल स्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इस पर्वत श्रृंखला पर है। पालनी की पर्वत श्रृंखला पर हमारा ऊटी हिल स्टेशन है। इसी हिल स्टेशन पर अंग्रेजों ने अपने लिए रहने के लिए स्थान बनाया था। और ये हिल स्टेशन दक्षिण भारत में इतना खूबसूरत है कि पर्यटकों को अपनी तरफ बहुत अधिक मात्रा में आकर्षित करता है। बहुत सारे पर्यटक कहीं ना कहीं ऊटी हिल स्टेशन पर जाते हैं और यहां पर कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं और यहां की प्राकृतिक सुषमा को देखते हुए, यहां के प्राकृतिक सुषमा को देखते हुए, प्राकृतिक सुषमा को देखते हुए अंग्रेजों ने इस हिल स्टेशन को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया था। और इसी पर ये आपकी ऊटी पिक्चर, जिसमें कहीं ना कहीं जॉन अब्राहम जी हीरो हैं, इसी हिल स्टेशन पर उसको फिल्माया गया है। मात्र इसी हिल स्टेशन पर ज्यादातर शूटिंग की गई है, क्योंकि यहां स्थलीय समीर, ये जो हमारी घाटी है पालनी की, इस प्रकार से हमारी ये घाटी है पालनी की, पहाड़ियां हैं। और फिर पालनी की घाटी में जब रात्रि में ठंडी हवाएं चलती हैं, यहां घाटी की तरफ से, यहां स्थल की तरफ से घाटी के अंदर में ठंडी हवाएं चलती हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं हमारी घाटी स्थलीय समीर चल पर्वतीय समीर चलने की वजह से हमारी घाटी पूरी तरीके से बहुत ठंडा रहती है रात्रि में। और इसी घाटी पर यहां पर कहीं पर आपका बना हुआ है हिल स्टेशन, जहां रुकने का स्थान, रेस्टोरेंट और इस प्रकार के होटल्स वगैरह यहां बने हैं। जब ये समीर आती है ठंडी ठंडी, तो यहां घाटियों में बहुत सुंदर लगता है, बहुत ठंडा यहां का एटमॉस्फेयर बना देती है। जबकि हमारा दक्षिण भारत, हमारा साउथ इंडिया क्या है, हमारे साउथ इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा है। और ऐसे स्थान पर अगर इस तरीके से शिमला जैसी क्लाइमेट मिलेगी तो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहां पर हमारी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर जो आप देख रहे हैं
तो यहां पर कहीं आप देखें, ये पर्वतों का पूरा क्रम यहां पर आपको दिखाई पड़ता है। यहां से लेकर के दक्षिण भारत तक पर्वतों का पूरा एक क्रम दिखाई पड़ता है यहां पर। इस पर्वतों के क्रम को हम कहते हैं सह्याद्री। इस पर्वतों के क्रम को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं इसको। यह हमारी सह्याद्री है और इस सह्याद्री में बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता कैसी पाई जाती है? बहुत ज्यादा जैव विविधता यहां पर मौजूद है, क्योंकि जो हमारी ग्रीष्मकालीन मानसून या हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब हमारे भारत के मेनलैंड से टकराता है, हमारे भारत के मेनलैंड से 1 जून को टकराता है, तो ये टकरा करके 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसकी एक शाखा अरब सागर की मानसूनी शाखा के रूप में आगे बढ़ती है और दूसरी शाखा यहां पर कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा के रूप में आगे बढ़ती है। और इस अरब सागर की जो हमारी मानसूनी शाखा है, इस शाखा से कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे, इस शाखा से आपके इस वाले एरिया में काफी वर्षा होती है। ये जो आपका एरिया है, इस वाले क्षेत्र में काफी वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि यहां पर हमारा ये पर्वत है और यहां पर कहीं ना कहीं आपको पर्वतीय वर्षा, ये सब बहुत सारे पर्वत यहां विस्तारित हैं और ये सब पर्वत रोक करके इन अरब सागर की मानसूनी शाखाओं को ऐसे रोक लेते हैं और रोक करके यहां पर वर्षा कराते हैं। तो हमारे पश्चिमी घाट पर, हमारे पश्चिमी घाट है ये हमारा, ऐसे सी एक रेखा खींचे तो ये हमारी पश्चिम दिशा होती है, ये हमारी पूर्व दिशा होती है। तो हमारा कौन सा घाट हुआ? पश्चिमी घाट हुआ। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है प्रिय विद्यार्थियों, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और इस पश्चिमी घाट की इस मैदान में कहीं ना कहीं वर्षा खूब होती है, पश्चिमी घाट के मैदानों में, क्योंकि यहां पर ये पर्वत है और ये सारे के सारे पर्वत अरब सागर की मानसूनी शाखा को रोक करके इस पश्चिमी घाट पर व्यापक पैमाने पर वर्षा कराते हैं। बहुत ज्यादा यहां पर वर्षा हमें प्राप्त होती है। लगभग अगर हम देखें तो हमारे पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होती है, उसकी मात्रा का अगर हम मूल्यांकन करें तो हम सबके ध्यान में आता है, यहां पर जो हमारी वर्षा होती है, वो वर्षा कहीं ना कहीं जब हम ध्यान देते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमारा पश्चिमी घाट प्राप्त करता है। हमारा पश्चिमी घाट प्राप्त करता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमारा पश्चिमी घाट प्राप्त करता है, जिसके कारण से पश्चिमी घाट में बहुत सारी जीव विविधता पाई जाएगी। जहां पर वर्षा होगी, आप लोग बताएं, वहां पर जीव जंतु और वनस्पतियों का विकास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र अगर कहीं पर है तो हमारी विषुवत रेखा के क्षेत्र में है, क्योंकि हमारी विषुवत रेखा के क्षेत्र में हमारी वर्षा के तीनों प्रारूप में से एक वर्षा का प्रारूप देखने को मिलता है। उस वर्षा के प्रारूप को हम कहते हैं संवहनी वर्षा। तो हमारी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सुबह पड़ना शुरू होती है और 11 बजे से यहां संवहन धाराओं के रूप में हमारी जल की बूंदें जलवाष्प में बदल करके, गैस में बदल करके ये ऊपर जाती रहती है, ऊपर जाती रहती है। संवहन धाराओं का पूरा निर्माण हो जाता है और सब जलवाष्प बन करके ऊपर चली जाती है और उनका एडियाबेटिक टेम्परेचर दर का पतन होता है, या हम कहें रुद्धोष्म ताप पतन दर होता है। उनके अंदर मौजूद गुप्त उष्मा, जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो हमारी जल की बूंदों को उड़ा रही है, उसका लॉस हो जाता है और जैसे ही उसका लॉस होता है, हमारी जल की बूंदों में संघनन होता है और वर्षा होती है। पर डे साइन 4 बजे
जब हमारे सूर्य की किरणें धीमा पड़ती हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं हमारी विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में हम लोग वर्षा प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? वर्षा प्राप्त करते हैं इस दौरान। और हमारे विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में हमें वर्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम सभी लोग यहां पर वर्षा प्राप्त करते हैं। पर डे सायं 4 बजे प्रतिदिन संवहनी वर्षा यहां पर हम प्राप्त करते हैं। यहां पर अत्यधिक वर्षा प्राप्त होने के कारण हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा जैव विविधता क्या होगा? विकास होगा। जैव विविधता का बहुत ज्यादा विकास होता है, बायोडायवर्सिटी का। यहां पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, एक दूसरे का शिकार करते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं से हम कहते हैं हंटिंग जोन ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी का शिकारी भूमि के नाम से इसे हम जानते हैं, पृथ्वी की शिकारी भूमि, क्योंकि यहां खाद्य जाल बहुत क्या है? जटिल है। एक दूसरे को यहां पर जैव विविधता अधिक होने के कारण जीव जंतु शिकार कर रहे हैं। इसे हम इसी कारण से हंटिंग जोन ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। तो जैव विविधता का संबंध कहीं ना कहीं पर विद्यार्थियों हमारी वर्षा से होता है। तो यहां पर वर्षा जैसे हमारी विषुवत रेखा पर ज्यादा प्राप्त होती है, उसी तरीके से हमारे और इस विषुवत रेखीय क्षेत्रों को, अमेजन के जंगलों को हम कहते हैं विश्व का फेफड़ा, क्योंकि ये व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की क्या कर रहे हैं? आपूर्ति कर रहे हैं। उसी तरह हमारे पश्चिमी घाट पर, हमारी सह्याद्री के पश्चिम दिशा में जो हमारा मैदान है, और हमारी सह्याद्री पर भी बहुत सारी क्या दिखाई देती है? जैव विविधता दिखाई पड़ती है। बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं। इस कारण से इसे हम कहीं ना कहीं जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक संपन्न एरिया मानते हैं। और इस पूरी पर्वत श्रृंखला की कंटिन्यूटी है। आप महाराष्ट्र से शुरू करें तो आपको लगातार पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, कलसुबाई, फिर आगे बढ़ते हैं दोदा बेटा, आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर आगे बढ़ते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, फिर और आगे बढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इलायची की पहाड़ियां, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इस दिशा में कहीं ना कहीं आपको पालनी की पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, जो हमारा एक विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। तो इस प्रकार से यहां पर पहाड़ियों का विस्तार आपको ये आपके उत्तर से लेकर के दक्षिण दिखाई देता है, और इसी का नाम है सह्याद्री। अर्थात आप जब महाराष्ट्र से यात्रा करें तो आपको कहीं ना कहीं केरल तक आते आते आपको लगातार पर्वत की कंटिन्यूटी दिखेगी, निरंतरता दिखेगी। आपके साथ पर्वत यात्रा करते हुए दिखाई देंगे, जैसे पर्वत आपके साथ चल रहे हो, ऐसा आपको आभास होगा, जैसे आपके सहयात्री हो। सहयात्री को यहां पर कहीं ना कहीं सह्याद्री से जोड़ दिया गया है, क्योंकि यहां पर आर्द्रता ज्यादा है, सह्याद्री हो गया ये। अर्थात जब आप महाराष्ट्र से चलते हैं तो आपको लगातार पर्वत ही पर्वत दिखाई देंगे, और पर्वत हमारे हरे भरे हैं आपसे, क्यों? क्योंकि आर्द्रता है यहां पर, और इस कारण से हमारे हरे भरे पर्वत आपको दिखाई देंगे महाराष्ट्र से केरल तक इस पश्चिमी घाट में। इसी कारण से पर्वत हमारे साथ जैसे यात्रा कर रहे हो, संवाद कर रहे हो, वार्ता कर रहे हो, अपने दुख दर्द को बयां कर रहे हो, इस कारण से इसे हम कहते हैं सह्याद्री। तो इस बात को सभी डियर स्टूडेंट को बहुत ही क्लियर तरीके से ध्यान में रखना है कि हम इसे सह्याद्री क्यों कहते हैं, व्हाट रीजन, इसके पीछे क्या कारण है। और एक विषय हम सबको ध्यान में रखना है, हमारा ये जो पर्वत है हमारे साउथ इंडिया का, इसका दक्षिण का जो भाग है, सारी बड़ी बड़ी चोटियां आपको दक्षिणी भाग में ही देखने को मिलती है। चाहे अन्नामलाई हो, दोदा बेटा हो, जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां दिखाई देंगी वो सभी, इसका मतलब हम निष्कर्षता यह कह सकते हैं दक्षिण भारत की हमारी जो सह्याद्री है उसका दक्षिणी भाग की ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। और जैसे जैसे हम जाएंगे उत्तर दिशा में, दक्षिणी भाग की ऊंचाई, कभी आपसे कारण कथन में यह पूछा जा सकता है दक्षिणी भाग की ऊंचाई कहीं ना कहीं क्या है? ज्यादा है या अधिक है, आप कह सकते हैं। और जैसे जैसे आप उत्तर की दिशा में जाएंगे,
जैसे जैसे आप उत्तर की दिशा में जाते हैं, वैसे वैसे आपको सह्याद्री की ऊंचाई, उत्तर की दिशा में जाते हैं वैसे वैसे आपको, वैसे वैसे आपको सह्याद्री की ऊंचाई कम प्राप्त होगी, कम प्राप्त होने लगती है। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। यहां पर ज्यादा ऊंचाई होने के कारण यहां पर वर्षा ज्यादा होती है, और जैसे जैसे जाएंगे आपको वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बातें ध्यान में रखना है। और इस पर्वत पर हमारी बहुत खनिज संसाधन मौजूद हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में मौजूद मल्टीनेशनल कंपनियां जो देश के अंदर में विदेशी काम कर रही हैं, और जो देश की कंपनियां काम कर रही हैं, उनकी निगाहें कहीं ना कहीं इस पहाड़ी सह्याद्री में मौजूद रिसोर्सेस पर है, संसाधनों पर है। इस कारण से इसकी खुदाई का प्रयास कहीं न कहीं किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आगाह किया कि हम अपने पारितंत्र और इकोसिस्टम को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पारितंत्र होंगे, हमारा इकोसिस्टम होगा, तभी हम होंगे। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम अपने पारितंत्र के साथ सहयोगात्मक जीवन जी रहे हैं। और अगर हमारा पारितंत्र होगा तो हमारा जीवन भी होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे पारितंत्र की सहयोगी भूमिका है हमारे जीवन में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर माधव गाडगिल समिति का गठन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माधव गाडगिल समिति के माध्यम से हम ये जांच करवाएंगे कि यहां पर अगर कोई खुदाई की गई तो यहां की जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं माधव गाडगिल ने अपने रिसर्च में पाया, अपने सहयोगी साथियों के साथ रिसर्च किया, और उन्होंने पाया कि अगर हमारी सह्याद्री में इस प्रकार की गतिविधियां चलाई गई तो कहीं ना कहीं यहां की मौजूद जैव विविधता के सामने एक विशाल संकट खड़ा हो जाएगा, और यहां पर मौजूद हमारी जैव विविधता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती के साथ, कि हम अपने पश्चिमी घाट से किसी भी प्रकार का समझौता या उच्छेदन नहीं कर सकते। उसको हम संसाधनों के लिए उसका बंटाधार नहीं कर सकते। संसाधनों के नाम पर वहां पर मौजूद प्राकृतिक संपदा को हम नष्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस पर यमस गाडगिल महोदय के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और इस कारण से हमारा ये पूरा बच सका, संरक्षित हो सका हमारा पश्चिमी घाट, जहां पर हमारी व्यापक पैमाने पर जैव विविधता क्या है, मौजूद है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इसको हमको ध्यान में रखना है। हमारी इलायची की पहाड़ियां इलायची के उत्पादन के लिए बेहद फेमस है। इसी कारण से कहीं ना कहीं हम इन्हें क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। और दक्षिण भारत, साउथ इंडिया तो अपने मसालों के लिए मशहूर ही है, और लगभग मसाले हमारे कहां पर उगाए जाते हैं, इसी सह्याद्री में उगाए जाते हैं। और साउथ इंडिया अपने मसालों के लिए फेमस है। जब विदेशी लोगों ने साउथ इंडिया का मसाला खाया तो उन्होंने सोचा कि जिस देश का मसाला इतना अच्छा होगा, उस देश में अगर हम रहें तो कितना आनंद आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में रखनी है। यहां के मसाले कहीं ना कहीं विदेशी आक्रांताओं को भी अपनी तरफ क्या किए, आकर्षित किए। आज भी साउथ इंडिया का मसाला पूरी दुनिया में फेमस है। भारत के बड़े बड़े वैवाहिक कार्यक्रमों में यहां से ऑर्डर देकर के विशेष तौर से मसाले मंगाए जाते हैं। ये बातें ध्यान में रखना है। और यहां पर हम देखें तो ये हमारी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अनाईमुदी, और फिर हमारी यहां पर दोदा बेटा हो जाती दूसरे नंबर पर, फिर यहां पर कहीं ना कहीं कलसुबाई हो जाती है। इस प्रकार से हमारी चोटियां दक्षिण भारत में विस्तारित है, और यहां पर हमारी जैव विविधता पाई जाती है। और दक्षिण दिशा में आप सह्याद्री की ऊंचाई ज्यादा पाएंगे,
और उत्तर दिशा में जैसे धीरे धीरे जाते रहेंगे, वहां पर ऊंचाई की मात्रा क्रमशः क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन साउथ इंडिया में इसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। तो आज हम यहां पर देख रहे थे अपने साउथ इंडिया में मौजूद पर्वतों के विषय में, और इस दौरान हम कहीं ना कहीं जानने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे इस भारत में, हमारे इस पश्चिमी घाट पर हमारे कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, इन्हें हम सह्याद्री क्यों कहते हैं, और यहां पर मौजूद हमारी कौन कौन सी चोटियां हैं। अन्ना का मतलब होता है हाथी, पसरी हुई है ये हमारी पूरी तरीके से अन्नामलाई पर्वत। और उसी अन्नामलाई पर हमारी कौन सी चोटी है, हमारी अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी अन्नामलाई पर्वत के पास ही आपकी अष्टमुदी झील हुई है, जिसे अष्टकोणी झील के नाम से जाना जाता है। और यहां अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसी कारण यहां पर कहीं न कहीं राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है अन्नामलाई को। और अष्टमुदी झील, जो कि अपने अष्टकोणी आकार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, यह शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अष्टकोण का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत ज्यादा है। और यहां पर कहीं ना कहीं अष्टकोणी झील हमारी पाई जाती है, कहां पर, इसी अन्नामलाई पर्वत के पास। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को बिल्कुल नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के ध्यान में रखना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं ये हमारे पर्वत है। अब हम कल की कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे पूर्वी घाट पर कौन कौन से पर्वत है और उनका क्या स्वरूप है। जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यहां पर पर्वत कहीं ना कहीं हमारे कंटिन्यूटी के आधार पर है, कंटिन्यूटी के आधार पर है। लेकिन जब हम वही पूर्वी घाट की बात करते हैं तो यहां पर जो हमारे पर्वत होंगे वो कटे फिटे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वी घाट पर बहुत सारी नदियां आकर गिरती हैं, बहुत सारी नदियां आकर के गिरती हैं। और सभी नदियों ने कहीं ना कहीं हमारे पूर्वी घाट पर मौजूद पर्वतों को काट दिया है, काट दिया है। और इस कारण से यहां पर ऐसे कटे पिटे पर्वत देखने को हमको मिलते हैं। जैसी कंटिन्यूटी, जैसी निरंतरता आपके पश्चिमी घाट पर देखने को मिलती है, वैसी निरंतरता यहां पर कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये बातें समझ कर रखना है। इसी के साथ जय हिंद,